डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, बीच में डिस्प्लेसमेंट नोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है। जब भी नोड एंटी नोड या बोलते हैं हमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड आगे लगाने पड़ते हैं बिकॉज प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये चीजों का यहाँ ख्याल हमें रखना पड़ता है। तो एंटी करेक्शन की वैल्यू होती है 0.3D डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब। डी क्या है? ट्यूब का डायमीटर है। पहले वाले में अगर एक करेक्शन देखा जाए 2.5 है, करना चाहिए हो गया। और ओपन साइड में क्या होगा? देखिए आपको ओपन साइड में क्या होगा? 0.6D होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया था, इसका ट्वाइस हो जाएगा एंड करेक्शन इन ओपन आउट। अब चलिए रेजोनेंस ट्यूब से इसे निकालते हैं। देखो रेजोनेंस ट्यूब में एक वर्ड रेजोनेंस आप यूज कर रहे हैं। इसलिए यूज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई दो चीज होगी, दो अलग अलग सोर्स होंगे जिसको हम लोग मैच करेंगे, राइट। दो डिफरेंट सोर्सेज होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी को हम इक्वल करेंगे, क्योंकि हम मीनिंग क्या है? रेजोनेंस है। तो थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट बता दूं क्या किया होगा तुम लोगों ने। हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, आपको बताया था ट्यूनिंग फॉर्क एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फोर्स्ड वाइब्रेशन का। फोर्स वाइब्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्यूनिंग फॉर्क। तो इसको हम एक वाटर ट्यूब में डाल के इसके ऊपर लाते हैं। वाटर निकालने का यहाँ से बना भी देता हूँ क्योंकि लेवल हमें चेंज करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे टैप लगा दिया है। वाटर निकालना होगा, हम इसको ओपन करके निकाल लें। तो अभी हमने लेवल देखिए, एक पर्टिकुलर लेवल हमने देखी जिस पर हमें एक मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की मिली। इसे कम करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे तो भी इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो भी मैक्सिमम नहीं होती है। एक पर्टिकुलर लेवल होती है जहां हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से देखिए वेव आएगी, जैसे ही नोड आएगा यहाँ, नोड आने के बाद नीचे डेंसर मीडियम है, वाटर क्या है? वाटर डेंसर है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि वाटर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग नहीं है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग नहीं है। बट दोनों वेव जो आई उसके बाद रिफ्लेक्ट होके गई, दे फॉर्म स्टैंडिंग वेव। और इस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी या बोलो के अंदर जो एयर है, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तब क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ वर्ड क्या है? रेजोनेंस, समझे? इसलिए वर्ड यहाँ रेजोनेंस आता है। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लिख दो। एट रेजोनेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क is equal to the frequency of air column. फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, अंदर एयर के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच कर जाती है तो ये क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। इसलिए वर्ड यहाँ रेजोनेंस आता है। चलिए फॉर्मूला बना लें। तो ये लेंथ मान लीजिए L1 है, एंटी नोड थोड़ा ऊपर है तो ये वाला लेंथ हम लोग E ले लेंगे। क्या लेंगे? E लेंगे। L1 हो गया लेंथ प्लस E, थोड़ा ज्यादा है ना बाहर, अगर हम इसको ऐड करेंगे L1 प्लस E, L1 प्लस E दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड मतलब λ/4। अब हम लोग
वाटर लेवल को और नीचे ले जाएंगे। थोड़ा सा ले जाएंगे तो इंटेंसिटी देखिए में ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा और नीचे जाएंगे। जैसे जैसे नीचे आप जाओगे, जैसे आप कहीं फिर से नोड आएगा ना, नीचे जाने फिर से नोड आ जाएगा। जैसे ही सेकेंड नोड आएगा, एक नोड ऊपर गया, दूसरा नोड आ जाएगा, अगेन साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। हमने यहाँ पे देखिए बना दिया है, इस तरह का बना दिया। तो देखिए नोड आ गया, ये भी नोड आ गया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और अगेन इसकी लेंदा क्या होगी, याद रखिए ये कोलैबोरेट कराने वाला ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन से एयर वाइब्रेट होगी, इसलिए जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ट्यूनिंग फॉर्क की इक्वल ही होगी। लेंदा लेंदा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ नहीं चेंज होता है। वेवलेंथ तो ट्यूनिंग फॉर्क की साइड करेगी क्या वेवलेंथ बननी है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ लेंथ आपने चेंज कर दी है, उसके हिसाब से दूसरी फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है। तो आप देखिए यहाँ क्या होगा लैम्डा के साथ रिलेशन। तो L2 प्लस E इज लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 फ्रॉम एंटी नोड टू नोड प्लस लैम्डा बाई 2 फ्रॉम नोड टू नोड, हो गया 3 लैम्डा बाई 4। So L2 plus E is 3 lambda by 4. This is equation number 2. The first equation हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। चलिए दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व करें। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 2 माइनस 1, L2 plus E माइनस L1 plus E, थ्री लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा बाई 2। So lambda is 2 times of L2 minus L1, L2 minus L1, ये lambda आ गई। Now velocity of sound is equal to frequency into lambda। याद रखिए फ्रीक्वेंसी किसकी लोगे, ट्यूनिंग फोर्क वाली। हाँ फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क वाली लेंगे। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क का लेना है। लेंथ आपको यहाँ से एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, बता देंगे लेंथ कितनी लेनी है। एक बात समझना है, पेपर में क्या ऐसे आइडिया लगाना, अगर आपको लगता है जैसे बोलते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव लेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी आर सपोज 10 सेंटीमीटर है, दूसरी 30 सेंटीमीटर है, तो आप समझ लेना कि इसमें एंड करेक्शन नहीं लिया है, बिकॉज लेंथ एग्जैक्टली 3 टाइम्स है। बट अगर वो बोलते नहीं ये 10 है, ये हमारी 31 है, 32 है, कुछ और है, 30 नहीं है, इसमें एंड करेक्शन है, तो एग्जैक्टली एंड करेक्शन नहीं है तो 3 टाइम्स होगी, इसके आगे जाएंगे तो 5 टाइम्स होगी। एंड करेक्शन होगा तो थोड़ा नीचे आएगा। चलिए एंड करेक्शन निकालते हैं, तो 2 में 1 से डिवाइड करो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, एंड करेक्शन निकाल लो। L2 plus E upon L1 plus E, this is 3 lambda by 4 over lambda by 4, lambda by 4 cancel, E is equal to कितना आंसर आएगा 3L1 minus L2 upon 2, 3L1 minus L2 by 2। तो
अल्फा इज क्लियर हो गया ना, L2 अगर 3L1 है तो एंड करेक्शन नहीं है ना, L2 3L1 है, एंड करेक्शन नहीं है। क्या सभी नोट कर लिया? L2 माइनस 3L1 आ रहा है। सर L2 माइनस 3L1 आएगा। अच्छा, मुझे लग रहा था L2 छोटी कैसी हो रही है ना, प्रैक्टिकली भी सही ना, L2 शुड बी ग्रेटर देन 3L1। ठीक, तो इस तरह से आप एंड करेक्शन निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट जो पीछे डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो रेजोनेंस ट्यूब, इसका नाम है सोनोमीटर। बताया था ना, सोनोमीटर आपको न्यूमेरिकल भी कराया था। जब भी सोनोमीटर बोर्ड आए तो मतलब एक वायर लिया होगा, कुंडली लिया होगा, लोड को सस्पेंड किया होगा, जहाँ ट्यूनिंग फॉर्क लेके आएंगे, ये ट्यूनिंग फॉर्क इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करती है, क्या स्ट्रिंग को वाइब्रेट करती है, यहाँ बहुत सारे लूप फॉर्म हो जाते हैं। तो ये देखो, रेजोनेंस सोनोमीटर में जो फ्रिक्वेंसी लिखते हैं दैट इज नंबर ऑफ लूप, जैसे 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, कितने लूप आपने बना रखा है, नंबर ऑफ लूप बाई 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। वेलोसिटी होती है टेंशन बाई म्यू, टेंशन देगा लोड जो आप सस्पेंड करेंगे यहाँ पे। ये था सोनोमीटर। यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेनन है, आप वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लेके आओगे, फिर ये वाइब्रेशन से स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है, दोनों में लूप बनते हैं। एक और यहाँ नोट में पॉइंट बताता हूँ, देखो न्यूमेरिकल में यूज करना कभी आएगा। जैसे आपने कोई स्टॉपर लगा दिया, यहाँ पे क्या किया, स्टॉपर सा लगा दिया। अब आप ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए, तो ट्यूनिंग फॉर्क इसके लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को भी वाइब्रेट करेगा, राइट वाले को भी करेगा। मान लो इस पे कुछ लूप बन गए, कम लूप बनाएंगे, थोड़ा इतना बनाए, ठीक है। इधर ही बहुत सारे लूप बना दिया। सपोज फर्स्ट वाले पार्ट का लेंथ है L1, राइट वाले पार्ट का लेंथ है L2, इसमें नंबर ऑफ लूप हो गया मान लो सपोज N1, इस नंबर ऑफ सेगमेंट हो गए हमारे N2। नंबर ऑफ लूप इन लेंथ L1, N2 इज नंबर ऑफ लूप इन लेंथ L2। N2 जो पार्ट है ये राइट वाले पार्ट में नंबर ऑफ लूप है, N1 हमारे लेफ्ट वाले पार्ट में नंबर ऑफ लूप। लेफ्ट पार्ट का लेंथ L1 है, राइट वाले पार्ट का लेंथ क्या है, L2 है। ये ट्यूनिंग फॉर्क। तो चलो देखो, तो दोनों ही पार्ट को वाइब्रेट कराने वाला क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क। लेफ्ट राइट दोनों पार्ट को वाइब्रेट करने का काम किसका है, ये ट्यूनिंग फॉर्क का है, राइट, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। तो न्यू इक्वल टू न्यू किसका, ट्यूनिंग फॉर्क का। ये ट्यूनिंग फॉर्क का न्यू लेफ्ट वाले पार्ट के लिए भी होगा, लेफ्ट पार्ट का नंबर ऑफ लूप हो गया N1 0.2L1 √T/μ। टेंशन भी कॉमन होगा क्योंकि लोड दोनों के लिए कॉमन लोड है। म्यू भी कॉमन होगा क्योंकि म्यू एक ही रखी है, लूप अलग अलग बना दिया बस। और यही ट्यूनिंग फॉर्क दूसरे वाले को भी वाइब्रेट करेगी। तो सेकेंड पार्ट के लिए भी आप ट्यूनिंग फॉर्क का न्यू लिखेंगे, नंबर ऑफ लूप हो गया देखो N2 2L2 √T/μ। हो गया क्लियर?
दोनों के लिए कॉमन ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कराने वाली है, दोनों में इतने इतने टेंशन बनेगी। समझ आ गया आपको? तो प्रॉब्लम आएंगी तो आप इसको देखना। अब हम आपको डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनिक्स और ओवरटोन इन ओपन ऑर्गन पाइप। बेटा ओपन मतलब ओपन फ्रॉम बोथ। तो डायग्राम से काम चला लो, तो 3 बना लो। चलो छोड़ो, हम जितने भी दिखाते हैं सारे डिस्प्लेसमेंट नोड एंटी नोड दिखाते हैं, तो इसमें हमने 1 नोड बना लिए है, इसमें 2 नोड बना दिए। इसमें 3 नोड बना दिया हमने। ये देखिए पहले वाले में 2 नोड 1 नोड बना दिया, फिर 2 बनाया, लास्ट वाले में 3 नोड बना दिया। सर जरूरी है 3 ही नोड बनाए तो L1 L2 L3 तीनों लेंथ हो गई हमारी। क्या होगा इसमें देखो, Q1 V/2L। बताओ कैसे आया, समझ रहे ना? एक लेंथ सेम रखना, लेंथ अलग नहीं रखना भाई। इसमें λ2 आ गया ना, λ2 लेंथ है, λ2L आ गया न्यू1। इसमें देखो आप एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, अल्टरनेट एंटी नोड, 1 एंटी नोड, 2 एंड 3 एंटी नोड। अल्टरनेट एंटी नोड का लेंथ क्या होगा? लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू L, V बाय लैम्डा L। 2 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2 न्यू1, 2 न्यू1। 2 3 4, तो 2 अल्टरनेट है, एक अल्टरनेट नहीं है। ये आ गया 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। लैम्डा इज 12/3, therefore increase dV by 2L, dV by 2L। ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ न्यू1, 3 न्यू1, 1 न्यू1, 2 न्यू1, 3 न्यू1। क्लियर? न्यू1, 2 न्यू1, 3 न्यू1। So in general, frequency of nth mode is Nv by twice of length, Nv by 2L, Nv by 2L। क्लियर? अगर आप nth मोड की फ्रीक्वेंसी देखिए तो क्या होगी? N into V by 2L होगी। It is Nv by 2L, where it gives nth harmonic, nth harmonic और एक नंबर कम कर देंगे, इस n में से एक नंबर कम कर देंगे, n माइनस 1 ओवर 2, ओवर 2, nth हार्मोनिक n माइनस 1 ओवर 2। तो जो नंबर यहाँ आता है, 2 करने के बाद जो नंबर इधर आएगा वो हार्मोनिक बताएगा, और इस मोड में से एक काम कर देंगे, ये बन जाता है हमारा ओवरटोन। पेज रिमूव करूं?
यस अरे सागर तो बच्चे आते हैं, सागर तुम प्रेजेंट हो? यस सर प्रेजेंट है। अच्छा, क्योंकि यार इनिशियल तो बात होती रहती थी, अब तो बहुत दिन हो गया, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता। चलो खैर, पढ़ो। देखो, पहली बात आप लोग ध्यान रखिए कुछ चीजें, एग्जाम सारे दिया करो एवरीवन, पहली बात। क्योंकि टेस्ट ही बहुत कम, हमने इसको ज्वाइन ही किया मेनली टेस्ट के लिए। आप मुझे बताओ, अगर आपको टेस्टिंग में नहीं जाना होता तो क्या जरूरत है यार, तुम ऑनलाइन तो बहुत देर बढ़ा रहे, पढ़ लो कहीं से ऑनलाइन। किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होने का दो पर्पज होता है। नंबर वन, कि आप वहाँ की टेस्ट सीरीज होंगी तो हम टेस्ट दे पाएंगे, हमारे रिजल्ट टाइम से आएंगे, रिजल्ट की एनालिसिस सही से हो जाती है, टाइमली टेस्ट होंगी। और दूसरा ये कि हमें टीचरों के साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शन मिल जाता है, सेंटर में आ सकते हैं सैटरडे संडे को टाइम लेके। जैसे जो बच्चा नहीं आ पाता है, ऑनलाइन क्लास नहीं देता हो, सैटरडे संडे आ जाए करें। जैसे आज क्लास है, कल क्लास नहीं है, कोई अगर स्कूल का कोई यहाँ का टेस्ट नहीं है, अगर एलटीएस या कोई भी, तो संडे भी बच्चा आके यहाँ बैठ के डाउट पूछ सकता है। तो डाउट लेने का फायदा है। दूसरा, अब मान लो कि तुमने पलवल से लिया, तो भैया अगर तुम्हें कुछ पूछना ही नहीं है सेंटर में आके, तो यहाँ क्या जनकपुरी ले लो, साउथ एक्स ले लो, इंडिया के किसी और कोने में जाके ले लो, क्या फायदा करता पाएगा। घर के आसपास आदमी इसीलिए एडमिशन लेता है ना, कि अगर नहीं पढ़ पाएंगे, डाउट लेने तो हम चले ही जाएंगे। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग फायदा उठाओ, और टेस्ट आप दो, पूरी एनर्जी लगा के दो, क्योंकि मेन हमारा जो काम है टेस्ट ही तो है ना। टेस्ट के लिए तो हम आए हैं, हम टेस्टिंग अपनी नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या मुझे आए। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं, ये बहुत गलत बात है कि आरएम के बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, कम दे रहे लोग। तो आप 100% दीजिए, बिल्कुल टेस्ट को नहीं जाना, क्योंकि ये तो हमें काम करना ही है, जिसके लिए हम सारा रात पढ़ रहे हैं, वो काम तो 100% करेंगे। बहुत सारे बच्चे पता आकाश नहीं पढ़ रहे होंगे, बट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, वो टेस्ट 100% दे रहे होंगे। बाहर जो पढ़ाने वाले वो टेस्ट कहाँ दे पाते हैं, टेस्ट बना दे पाते हैं तो इधर टेस्ट कॉपी करके दे देते हैं। ठीक से पेपर थोड़ी ना बनाते हैं, हर साल नए पेपर थोड़ी बनाने बैठेंगे। तो आप में जितने बच्चे हैं टेस्ट में एब्सेंट में देख रहा था, बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। इसको इम्प्रूव करिए, ये बिल्कुल ही एटीट्यूड आपका गंदा है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो, तो एक पॉइंट बता दूं कि हमने क्लोज ऑर्गन पाइप बनाया या ओपन ऑर्गन पाइप बनाया। फिर हमने एक रॉड बनाया, वन इंच क्लैंप किया, 3 इंच को वाइब्रेट किया, ऐसा कुछ व्यू बनी। जहाँ फ्री एंड है यहाँ एंटी नोड बनता है, जहाँ फिक्स्ड एंड है यहाँ नोड बनता है। यहाँ देखिए क्या बनाया, नोड बना लिया, या आपने एंटी नोड बना दिया। एंटी नोड, नोड, सर एंटी नोड जरूरी है बनाना? एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। एल देखो आ गया, एल इधर भी आ गया। अब जरा इसके नीचे भी डायग्राम बनाओ। रॉड को क्या करो कि मतलब एंड पे एंटी नोड बन जाए। एंड पे दोनों एंटी नोड बनाना है, तो एंड पे तो आप रॉड को क्लाइंब करोगे नहीं, रॉड को मुझे बीच में क्लाइंब करने पड़ेंगे। देखो यहाँ क्लाइंब कर दो, तभी तो दोनों एंड पे एंटी नोड बनेंगे। अगर आप सेंटर में क्लाइंब करेंगे तो यहाँ पे देखो एंटी नोड बन गया, इधर भी एंटी नोड बन गया। अब देखिए एंटी नोड नोड के हिसाब से मैच कर गया ना, एंटी नोड, इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, बीच में नोड, बीच में नोड। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी वही होगी जो ऊपर वाले की होगी। V/12 यहाँ भी है, देखिए आप V/12 यहाँ भी है,
यहाँ देखिए V/4L फंडामेंटल लिखा, यहाँ भी फंडामेंटल क्या लिखेंगे, V/4L लिखेंगे, यहाँ भी देखिए V/4L है, दोनों डायग्राम में सेम है। बस वेलोसिटी का ध्यान रखना, इसमें जो वेलोसिटी है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम होती है, चाहे ओपन लो चाहे क्लोज लो, गामा आर टी ओवर मोलर मास। इसमें जो वेलोसिटी आएगी वो अंडर रूट यंग्स मॉडुलस ओवर रो आएगी। इसमें गामा आर टी बाई एम आएगा, यहाँ यंग्स मॉडुलस बाई डेंसिटी आती है। ये इसमें थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में, ये इसमें चेंज हो गया। पॉइंट समझ में आया? इसमें गामा टी बाई एम, इधर वाई बाई रो, वाई द यंग्स मॉडुलस, नॉट गामा, इट इज यंग्स मॉडुलस। या आ गया समझ में? डायग्राम दोनों जल्दी बनाओ। ओपन में सर वेलोसिटी सेम रहेगी। अरे वहाँ पे तो गैस है, ऊपर में तो गैस भर रखी हो। गैस और एयर में वेलोसिटी गामा आर टी बाई एम होती है टेम्परेचर के फॉर्म में। ये चले आगे, परमिशन है तुम लोगों की? Yes, sir. ये था ऑल अबाउट रेजोनेंस ट्यूब, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव। अब हम डॉपलर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट, देखिए इस इफेक्ट से जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअल की इक्वल नहीं होती है। जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल से डिफरेंट होती है। क्या अपरेंट अलग होती है, एक्चुअल अलग होती है। दोनों इक्वल आ जाए तो मतलब डॉपलर इफेक्ट नहीं है। इसका कॉज क्या है? कॉज है रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। जो लिसनर होता है एंड सोर्स होता है, उसके बीच एक रिलेटिव मोशन आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेटिव मोशन अपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होती, दे आर डिफरेंट। इसका मेन कॉज है सोर्स और लिसनर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, वही मेन कॉज है डॉपलर इफेक्ट का। ठीक है जी। अब सोर्स और रिलेटिव मोशन बहुत तरीके से चल सकते हैं, बहुत तरीके से हो सकता है। कोई चले कोई ना चले, एक डायरेक्शन में चले, अपोजिट चले, थोड़ा एंगल बना के मूव करें। हो सकता है ऐसा हो कि उनके बीच एंगल बन रहे हो, ये भी हो सकता है। तो पहला केस दिया है सोर्स लिसनर का, लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। VS है, ये VS, राइट? VS किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। एक केस हम लोग कर लें, इसी में वेलोसिटी 0 डालते जाना, जो नहीं चलेगा उसकी वेलोसिटी 0 डाल दो। कोई एक तो मूव करता है, तो है नहीं कि कोई नहीं मूव करेगा ना। लिसनर की वेलोसिटी VS है, सोर्स की वेलोसिटी VS है।
साउंड की वेलोसिटी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा। साउंड तो हर तरफ होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती है। स्फेरिकल फॉर्म में चारों तरफ जाएगा बिकॉज वी ट्रीट एज अ पॉइंट सोर्स। बट हमारे काम की है जो हमारी तरफ आएगी, तो हम जो लाइन होती है सोर्स लिसनर का, उसके डायरेक्शन में जो साउंड वेव आएगी वो मेरे काम की है, बाकी मेरे काम की है नहीं। ये हमें लेना है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, और जो लाइन है उसी लाइन की वेलोसिटी हमें यूज करनी है। तो यहां से देखिए, अगर सोर्स स्टेशनरी है तो जो वेव एमिट होता है, यहाँ से वेव जो निकलती है वो का वेवलेंथ अलग होता है। और जब सोर्स मोशन में आ जाता है, जब सोर्स में मूवमेंट आने लगते हैं उसी डायरेक्शन में, तो यही वेव थोड़े पास हो जाते हैं। वेव विल कॉन्ट्रैक्ट, वेव में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। वेव में जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो लैम्डा हमारी कम हो जाती है। अरे भाई, सोर्स भी तो आगे जाएगा, वेव एमिट करेगा, सोर्स भी आगे जाएगा। तो सोर्स की मूवमेंट से क्या होता है, वेव के बीच का जो सेपरेशन है वो कम ज्यादा होता है। तो पहले लैम्डा निकालेंगे, देखेंगे लैम्डा क्या हो गई अब। तो एपरेंट वेवलेंथ किसकी वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ। एपरेंट वेवलेंथ जो होता है हमेशा याद रखिए, डिपेंड्स अपॉन ओनली वेलोसिटी ऑफ सोर्स, नॉट लिसनर। लिसनर एंड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, राइट। एपरेंट वेवलेंथ lambda dash is equal to velocity of sound with respect to source divided by actual frequency. Actual frequency, new actual. Velocity of sound with respect to source divided by new actual. क्लियर हो? अब lambda dash क्या होगा, देखो जरा, v vs they are moving same direction, so v minus vs over nu, v minus vs over nu, this is the lambda dash. अब ये lambda dash चेंज वेवलेंथ आएगी लिसनर के पास, जो चेंज हो गई ना वो लैम्डा आएगी इसके पास, एंड लिसनर इज आल्सो मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, वी इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेव आ रही थी, अब वी देखिए एक्चुअल साउंड आई इसके पास, इसके लैम्डा चेंज हो गई है। लैम्डा देखिए, लैम्डा डैश वाली वेव वी स्पीड से लिसनर के पास आई, लैम्डा डैश वाली वेवलेंथ वाली वेव वी स्पीड से लिसनर के पास आई। अब ये भी तो चल रहा है, अब यहाँ जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो यहाँ फिर चेंज हो जाएगी, दो बार चेंज हो गया, तो लैम्डा डैश यहाँ से चेंज हो गया, और लैम्डा डैश जो है वो चेंज इससे आगे फर्दर हो जाएगा, क्योंकि फिर से वेलोसिटी देखनी पड़ेगी मुझे। लिखिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी, देखो एपरेंट मतलब जो रिसीव करता है, रिसीवर के लिए ही बनाया जाता है, ये एपरेंट सोर्स के लिए तो कभी होता नहीं है, वो तो एक्चुअली सुनेगा वहां पर बैठेगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू listener over lambda dash different wavelength. So V, VL, they are in same direction. So both are in the same direction. So it is V minus VL by lambda dash. By lambda dash. Lambda dash क्या है? Lambda dash है, यहाँ देखिए V minus VL over nu. आगे साइड ये न्यू डैश का फॉर्मूला है, न्यू V minus VL by V minus VL.
और इसमें जो आप चेंज करेंगे आराम से चेंज करके जैसे मान लो सोर्स स्टेशनरी है VS0 डाल दो, लिसनर स्टेशनरी है VS0 डाल दो। अब मान लो सपोज करो कि सोर्स अभी जा रहा है, अभी फ्रॉम लिसनर, यहाँ साइन चेंज कर दो, लिसनर जा रहा है टूवर्ड्स सोर्स, साइन चेंज कर दो। इसी फॉर्मूले से आप बहुत सारे फॉर्मूले आप केसेस यहाँ बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखो, एक सोर्स देखिए इधर से आ रहा along लाइन ऑफ लिसनर, सोर्स आया, लिसनर स्टेशनरी है, क्रॉस करके चला गया, लिसनर यहाँ था, अभी सोर्स राइट हैंड साइड आ गया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ डॉटेड बनाऊंगा, पहले इधर था, ये 6 फीट से आ रहा था, देखो अब इधर जाने लगा, मतलब इसने क्रॉस कर दिया, सोर्स क्रॉसेस लिसनर, लिसनर इज स्टेशनरी, स्टेशनरी, तो यहाँ इसको 2 फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वन बिफोर द क्रॉसिंग, अदर आफ्टर द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी, क्रॉसिंग के पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी क्या होगी? देखो लिसनर नहीं चल रहा, सोर्स चल रहा है, V न्यू इंटू V बाई V माइनस VS, साउंड के डायरेक्शन में जा रहा है। एंड आफ्टर क्रॉसिंग देखो साउंड इधर से आएगी, लिसनर के पास साउंड राइट हैंड साइड से आएगी, V VS आएगा अपोजिट डायरेक्शन, सो न्यू V अपॉन V प्लस VS, या सर V माइनस VS इधर आ गया V प्लस VS, चेंज आया कुछ, पहले माइनस था नीचे, यहाँ प्लस हो गया, तो न्यू डैश विल बी ग्रेटर देन न्यू डैश, न्यू डबल डैश ग्रेटर देन न्यू डैश। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है डायग्राम में, जब सोर्स पास में आ जाएगा, इस फॉर्मूले में कोई चेंज करूं, पहले इतना डिस्टेंस पर था और करीब आ जाएगा, तो क्या इस फॉर्मूले में चेंज करूं कुछ? क्या एक न्यू डैश सोर्स और लिसनर के बीच सेपरेशन पर भी डिपेंड करेगा? एक लाइन लिखिए, इफ सोर्स इज मूविंग यूनिफॉर्मली then apparent frequency does not depend on separation. Between source and listener. तो चाहे वो पास में आ जाए या बहुत दूर बैठा हो, पास आने से, जहाँ डिस्टेंस पे रहने से फर्क इंटेंसिटी पड़ता है, लाउडनेस में पड़ता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी में नहीं, प्रोवाइडेड इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर VS यूनिफॉर्म है तब होता है। क्रॉस करने के पहले वेलोसिटी देखिए ये थी, जस्ट बिफोर क्रॉसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी इतनी थी न्यू डैश, हाँ क्रॉस करने के बाद फिर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, क्रॉस करने के बाद देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गई, पीछे हो गई, ऐसे आ गई फ्रीक्वेंसी, क्रॉस करने के पहले ये थी, आफ्टर क्रॉस देखिए ये हो गई, आप देखिए न्यू डबल डैश न्यू डैश से कम हो गई, बट एक तो कंडीशन है, चलिए कंडीशन क्या डाला इसके लिए ग्राफ में, VS should be uniform, दूसरी कंडीशन क्या डाला इसने, जो मैंने बताया नहीं सुनो, VS is very near to line of source, जैसे ट्रेन की केस में होता है, एकदम प्लेटफॉर्म पे जाके चिप पड़े हो, लाइन ऑफ सोर्स वेलोसिटी
is very near to listener. Line of motion, of course, is very near to listener. Very near to listener. चलो दूसरा पॉइंट इसी में देखो, ये था हमने पहला पॉइंट ये बताया कि ग्राफ कैसा बनता है। इसी डायग्राम से रिलेटेड दूसरा पॉइंट बताना मुझे, बी पॉइंट यहाँ कर देता हूँ। नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय लिसनर। बेटा क्रॉस करने के बाद फ्रीक्वेंसी न्यू डैश थी, क्रॉस करने के बाद न्यू डबल डैश हो गई, तो कितने बीट्स आप सुनेंगे? तो ज्यादा में से कम वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यू डैश माइनस न्यू डबल डैश, कितनी बीट्स आप सुनेंगे? क्वेश्चन में आएगा, वैल्यू डाल के सॉल्व करना, कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, इतना रटना ठीक नहीं है। न्यू डैश लिखना सीख लो, न्यू डबल डैश लिखना सीख लो, सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सर की लाइन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स वाला पॉइंट एक बार बता दो। तेरे नोट में देखिए ग्राफ ऐसा भी होगा, नोट खोल बैठिए, देख ऐसा ग्राफ दिख रहा है। यस सर है। उसके लिए कोई डायग्राम ही बनाया होगा। यस सर, हाँ ये वाला था जी, इनका क्वेश्चन का मैंने फर्क होता है। तब यहाँ सोर्स ऊपर से जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, तो यस सर। अभी इतनी देर से क्या बकबक कर रहा हूँ कि यहाँ पास में जा तब होगा, तभी बोल रहा हूँ उतनी देर से। ठीक है सर, समझ आते हैं। मेडिकल में आता नहीं, बस नॉलेज से बता दिया। एम्स एग्जाम रहा नहीं तो बहुत सारी चीजें यूज करते नहीं। तो ये देखिए पॉइंट था। दूसरा केस ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई लिसनर जाएगा टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, आया क्रॉस करके चला गया, VL दिया होगा, VL वेलोसिटी V, यहाँ वेलोसिटी इधर, ये वेलोसिटी गलत दिखा रखी है, यहाँ वेलोसिटी इधर से आएगी, साउंड इधर से आएगी, यहाँ भी इधर से जाएगी, VL इधर जाएगी। चलिए नंबर ऑफ बीट्स बताइए। ग्राफ तो वैसे बनेगा जैसे बनाया था। नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड। चलिए जल्दी से बताइए। बिफोर क्रॉसिंग, याद रखिए इसमें सोर्स मोशन में नहीं है। बिफोर क्रॉसिंग इट इज न्यू V अपॉन V प्लस VL या माइनस VL। डायरेक्शन देखिए जरा, साउंड से सोर्स वेलोसिटी इधर आ रही है, लिसनर राइट हैंड साइड है, डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ होगा प्लस VL। एंड आफ्टर क्रॉसिंग द सोर्स इट इज न्यू V माइनस VL बाई V।
सॉल्व कर लो तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ न्यू VL बाई V। यस 2 न्यू VL बाई V, 2 न्यू VL बाई V। हो गया क्लियर? ये नंबर ऑफ बीट्स है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरा ध्यान से देखो। ये वॉल है कोई, कभी वॉल ले लेते हैं, कभी स्लिप ले लेते हैं, हिल ले लेते हैं। यहाँ देखिए कार या बस भी बना लो, इसके अंदर पैसेंजर या ड्राइवर को बना देते हैं लिसनर। इट इज वेलोसिटी इसी, वेलोसिटी ऑफ कार इसी। इसमें और दिया साउंड स्पीड यहाँ से जाएगी, डी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आपसे यहाँ पूछेंगे कि 2-3 चीजें पूछते हैं। फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर। अपरेंट फ्रीक्वेंसी आप इको वर्ड भी आगे डाल देना, रिफ्लेक्टेड साउंड होगी ना, इको वर्ड ड्राइवर। सोर्स सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मार उसे बीच में, ठीक हो जाए, रुक जाओ। फिर तो बहुत देर से ब्रेक हो रही होगी फिर है। ज्यादा ही हो रही है। ये तो रूम 1 नंबर कनेक्टेड है, ब्रेक तो होगी होगी। अब ठीक हो जाएगा ना। हमारे बच्चे कितने आए हैं? तन्नीस तो उन्होंने मांगा है, इतनी देर हो गई, चुप जाओ। 48 बच्चे आए हैं। तो जरा अटेंडेंस ले, उनको भेज दूंगा। तो होगा क्या, देखो इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करने होगा। पहले स्टेप में वॉल लिसनर बनेगा, और कार हमारा सोर्स। तो न्यू डैश जो वॉल के पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी, वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देखो न्यू V अपॉन V माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जो कार की स्पीड हम डालेंगे। अब ये वेलोसिटी वेव जो न्यू डैश वाली वेव है ना, न्यू डैश वाली वेव यहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स कार, और कार के अंदर जो ड्राइवर है, जो उसके अंदर पैसेंजर होंगे, वो इसको क्या करेंगे? रिसीव कर लेंगे। अब सेकेंड केस में यही वॉल जो लिसनर था, ये हो जाएगा न्यू सोर्स, न्यू सोर्स। अब साउंड इधर से आएगी, न्यू डैश फ्रीक्वेंसी वाली साउंड आएगी, वेलोसिटी नहीं चेंज करना, न्यू डैश फ्रीक्वेंसी वाली साउंड आएगी, और कार के अंदर जो ड्राइवर है वो पैसेंजर ही लिसनर बनेगा। तो ये बन जाएगा कार हमारा लिसनर। तो वेलोसिटी ऑफ लिसनर को रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ कार।
So the new apparent frequency, new double dash, is new वन, जो न्यू डैश पहले वाले केस की थी उसकी एक्चुअल बन गई। साउंड देखिए इधर से आ रही है, VL राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो V प्लस VL ओवर V, ये फॉर्मूला बन गया, V प्लस VL बाई V। ठीक है, V प्लस VL बाई V नोट कर लो। न्यू डैश के बजाय यहाँ डाल दो, न्यू डैश यहाँ डाल भी दो। बेटा लिसनर वेलोसिटी भी कार की वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि उसी के अंदर बैठा है ड्राइवर। ये भी वेलोसिटी ऑफ कार है, पहले केस में सोर्स था ये, अब ये लिसनर बन गया। जट कर दे सी तेरे नाल वाली फिर याद करो, क्या तुम लिख रहे हो अभी? यस सर। लिखो अच्छा। यहाँ भी आप नंबर ऑफ बीट्स पूछेंगे भाई, ध्यान रखना। तो कार के अंदर ही पर्सन बैठा हुआ है, तो उसको दो फ्रिक्वेंसी मिली होगी, पहले तो और किया तुरंत उसे मिलेगी, और देते ही आ गई, और दूसरी रिफ्लेक्टेड साउंड की आएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रिक्वेंसी आई उसमें से कार की स्पीड आप माइनस कर दीजिए, जो एक्चुअल वाली थी, जो सबट्रैक्ट करके आएगा वो क्या होगी, बीट्स। फाइनल फ्रीक्वेंसी में से एक्चुअल माइनस करना, जो डिफरेंस आएगा वो बीट्स बताएगा। इसका आंसर आरएफ बैच भेज दूं? जट कर दे सी तेरे रुक जा बेटा, सेंटेंस भेजना पड़ रहा है, एक सेकंड रुको। तो
दोनों को? Yes, sir. देखो एक और लास्ट केस देखो, सपोज सोर्स है, सोर्स इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, source is moving on circular path and listener is outside of the circle. listener बाहर दिखा दो तो पीछे चक्कर आ जाएगा। ये केस लेना है आपको, आप पहले टेंजिल बना दीजिए, आप 2 टेंजिल बना दो, इधर और इधर। कलर देखिए, सोर्स यहाँ भी हो सकता है, सोर्स यहाँ आ सकता है, सोर्स यहाँ भी आ सकता है। अगर सोर्स यहाँ होगा तो बाकी बाहर दिखा देना, साउंड इसकी इधर दिखाना टूवर्ड्स लिसनर, बाहर दिखा देना। इस वाले केस में अगेन देखो, साउंड स्पीड टूवर्ड्स लिसनर दिखाना एंड सोर्स स्पीड भी सीधी साइड है, क्योंकि टेंजेंट हमने बना रखा है दोनों की तरफ हो गए। ये आपने सेम रखी, यहाँ क्या दिक्कत है, जैसे लाइन इधर है, लाइन की तरफ तो साउंड स्पीड दिखा दिया करोगे, बट सोर्स स्पीड बिलोंग करते एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। पहले केस में देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ क्या है दोनों, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ अपोजिट है, यहाँ 90 डिग्री है। तीनों अलग अलग केस हैं, अपोजिट डायरेक्शन, 90 डिग्री, सेम डायरेक्शन। चलिए तीनों पोजीशन के लिए आप फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, क्या क्या होगा। तो मैं इसको एबीसी नाम ले लूँ, एबीसी पोजीशन लेके अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ए पोजीशन पे क्या करें होगी, बी वाले पोजीशन पर क्या होगी, सी पे क्या होगी, लिख डालो। देखो सर लिसनर स्टेशनरी है ना? हाँ, लिसनर स्टेशनरी। अरे सिमरन क्लास ले रही है सिमरन? अच्छा, हाँ घर पे तुम लेती रही क्लास, संडे से पहले भूल जाती है तुम। चलो अच्छा है, अच्छा तो 9:30 बज रहा है, क्लास तो बहुत लेट शुरू हुई है। फिलोलॉजी क्लास हम देखने गए थे, तो आधे घंटे तक कितने बच्चे ज्वाइन किए थे? 25 बच्चे ज्वाइन किए थे, 8:30 तक 25 बच्चे थे, पता 8 बजे तो 20 बच्चे थे, 4-5 और आ गए थे, फिर और आ गए होंगे बाद में धीरे धीरे सो के। न्यू ए, न्यू बी, न्यू सी लिखो, जल्दी लिखो, बताओ आंसर बताओ। Sir, mu A is equal to mu V by V plus V epsilon. So V minus V.
अरे ए से तो सेम डायरेक्शन है ना, ए से सेम डायरेक्शन में माइनस हो गए थे। हम तो नीचे में रख दो। हाँ वो बीच है, बी में माइनस है। बी वाले में क्या होगा, बी वाले पोजीशन में प्लस है, क्योंकि cos 90 रिजॉल्व करो, bs cos 90 0 हो जाएगा। cos 90 0 होता है ना, ये कट गया, bs cos 90 0, तो आंसर आया जस्ट न्यू। और अगर नहीं चेंज होता तो बोलते हैं नो डॉपलर इफेक्ट, नो डॉपलर इफेक्ट। या तो इसमें केस पता है, लिसनर रोटेट हो सकता है, सोर्स इधर बैठ सकता है, ये सब केसेस इसमें आते हैं। अच्छा, नो डॉपलर इफेक्ट के कुछ एग्जांपल लिख लो आप। एग्जांपल ऑफ नो डॉपलर इफेक्ट। तो जैसे मान लो कि सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। ये भी u से जा रहा है, ये भी u से जा रहा है, तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो न्यू रहेगी, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले में जाते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट जाए। जैसे कॉन्सेप्ट है कि भाई बीच का सेपरेशन तो चेंज होगा ही नहीं, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, गैप रिमेन सेम, सो देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। तो ये केस याद रखना। दूसरा, अगर सोर्स की स्पीड साउंड स्पीड से ज्यादा हो जाए तो भी डॉपलर इफेक्ट रियलाइज आप नहीं कर पाएंगे, रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक साउंड आएगी उसके पहले तो सोर्स क्रॉस कर चुका होगा आपको। भाई सोर्स स्पीड मोर देन साउंड है, जब तक साउंड तुम्हें मिलेगी तब तक सोर्स तो चला गया होगा। तो इसमें हमारा रिलेटिव मोशन या जो भी आप देख रहे हैं डॉपलर इफेक्ट काम नहीं कर पाता, ये दूसरा पॉइंट याद रखना। थर्ड पॉइंट, जैसे मान लो कि हमने सर्कुलर पाथ में सोर्स को मूवमेंट किया एंड या लिसनर कर लिया, सोर्स को सेंटर में रख दिया, तो आप देखो इनके बीच का हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा वेलोसिटी वाला, कहीं भी ले लो आप, ऑलवेज 90 डिग्री। यहां भी डॉपलर इफेक्ट नहीं है, नो डॉपलर इफेक्ट। लास्ट पॉइंट क्लास 12 में लाइट में पढ़ेंगे, बट हम आपको यही बता देते हैं एक पॉइंट और। ओम नमः शिवाय। लिख लो, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिकल but in sound it is asymmetrical. Doppler effect in light is symmetrical but in sound asymmetrical. इसका मतलब ही समझ लो क्या है, मैंने बोला इसका मतलब क्या है। सोर्स लिसनर, लिसनर is moving towards source by velocity u and source is stationary. Here source is moving with velocity u towards stationary listener. अगर हम साउंड की बात करें तो यहाँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, दे आर नॉट इक्वल। ये सिमेट्रिकल नहीं है, बट अगर लाइट में देखेंगे तो दोनों इक्वल होते हैं। लाइट के केस में जाएंगे दोनों इक्वल होते हैं। लाइट में फॉर्मूला काम नहीं करता, जो पीछे बहुत सारा फॉर्मूला तूने बनाया है, लाइट में फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं काम करता।
ओके, अब एक और लास्ट में बताता हूँ। हाँ, इसके फॉर्मूला लाइट का लिख लो। लाइट का मैंने कहा एक ही फॉर्मूला होता है, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू अंडर रूट, यहाँ लाइट स्पीड होगी सी प्लस यू बाय सी माइनस यू। इफ source is moving or listener is moving towards the other, जैसे इस u वेलोसिटी से आएगा तुम्हारी तरफ, लाइट स्पीड की तो होगी ही। ये वाला केस ले लो, या लिसनर को मोशन कर दो, सेम वेलोसिटी से लिसनर मूव करे टुवर्ड्स सोर्स, तो भी आंसर यही आएगा। पास जाने से वेलोसिटी बढ़ती है, ये पास जाने के लिए है, ये अप्रोच वाले केस के लिए है। इफ दे आर अप्रोचिंग, बट है किसी एक वेलोसिटी के लिए, दोनों मत डाल देना, ठीक है ना। दे आर अप्रोचिंग, ये क्वेश्चन लगेगी, ध्यान रखना, इन फॉर्मूला ये है। बट क्यू तो सी से बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, तो आप यहाँ पे इसको फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे न्यू डैश लिखा तो ये न्यू आएगा, सॉल्व कर लूं, दिखा दूं, दिखा देते हैं। सी सी डिवाइड कर रहा हूं पहले मैं, ऊपर भी नीचे भी। हाफ इधर लिया, हाफ इधर लिया। हम दोनों के लिए बायनोमियल लगाने जा रहे हैं, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ यू बाई 1/2 यू बाई 1 प्लस हाफ यू बाई 1 माइनस हाफ यू बाई। चलिए ब्रैकेट खोलिए, 1 into 1 1 प्लस हाफ यू बाई सी माइनस हाफ यू बाई सी, कैंसिल। माइनस हाफ कैसे आप समझ में आया नहीं आया, बोलो, रुक जाओ, कहाँ से आएगा, पहले माइनस था, माइनस था, ये प्लस करके है माइनस हाफ, रुक जाओ, माइनस 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 हाफ। ये बारह में लगा दिया, अभी बारह में दूसरे लगाता हूँ ना, पहले में लगा लिया हूँ, हाफ इंटू यू बाई सी, नीचे वाला माइनस था, ये माइनस है, हाफ माइनस हाफ हो गया, और बारह में लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस ऊपर वाला ब्रैकेट हो गया, यहाँ लगाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस अगेन प्लस हाफ यू बाई सी, ये है, इसे लिख लो जरा ठीक से। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे बायनोमियल के अकॉर्डिंग। सो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 into 1 1 प्लस हाफ यू बाई सी प्लस अगेन हाफ यू बाई सी प्लस 1/4 यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बेटा u ऑलरेडी सी से बहुत छोटा था, यू स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप इस टर्म को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते, इट इज नेग्लेक्टेड, यहाँ से नेग्लेक्ट है। हाफ यू बाई सी प्लस हाफ यू बाई सी, इट इज यू बाई सी ना,
1 प्लस u बाई सी, ये न्यू डैश है। So न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस u बाई सी, 1 प्लस u बाई सी। आया समझ में तुम लोगों को? नहीं आया? अब सुनो, ये बताने के लिए नहीं किया था, बताने के लिए किया था। देखो अब लिख लो डेल्टा न्यू, इसे बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। न्यू डैश माइनस न्यू, दिस इज ए शिफ्ट। न्यू डैश माइनस न्यू करो, माइनस न्यू क्या मिलेगा आपको? न्यू इंटू न्यू माइनस हो गया, न्यू इंटू यू बाई सी। सो डेल्टा न्यू बाई न्यू, दिस इज यू बाई सी। डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू यू बाई सी। यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आया, लेकिन देखो अगर ये सोर्स अवे फ्रॉम लिसनर होता ना, अवे फ्रॉम लिसनर से ऊपर माइनस आता, नीचे प्लस हो जाता। ये अवे फ्रॉम के लिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाता, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, सारा करने के बाद लास्ट में माइनस आ जाता, और यहाँ भी माइनस आ जाता। समझे? यहाँ प्लस माइनस दोनों आ सकता है। इन जनरल लिखो आप, इन जनरल, हाँ इन जनरल है, कहीं भी लगा लेना। डेल्टा न्यू बाई न्यू प्लस यू बाई सी माइनस यू बाई सी, हो सकता है माइनस भी। और अगर डेल्टा न्यू बाई न्यू प्लस यू बाई सी है, इसी के आगे लिख लो डेल्टा लेम्डा बाई लेम्डा, एपरेंट वेवलेंथ का जो चेंज आएगा ये माइनस लिखना, बिकॉज लेम्डा इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है। जैसे आप देखो नीचे वाले केस में डेल्टा लेम्डा बाई लेम्डा क्या लिखेंगे? प्लस यू बाई सी, क्योंकि यहाँ माइनस है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेम्डा बढ़ेगा। अच्छा, नीचे वाले में लेम्डा इंक्रीजिंग है, ऊपर वाले में लेम्डा डिक्रीजिंग है। लेम्डा डिक्रीजिंग का मतलब है अगर विप्योर की तरफ जाओ आप, इन विप्योर लेम्डा डिक्रीजिंग मतलब किधर जाएगा? ये वायलेट की तरफ जाएगा, शिफ्टेड टुवर्ड्स वायलेट। बट हम इसे ब्लू बोलते हैं क्योंकि वायलेट दिखता नहीं है, इसे ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। एंड दूसरे केस में ये शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड, हम इसे रेड बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। इसे ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ये दोनों बात, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। हो गया क्लियर आप लोगों को? बच्चों क्लियर हुआ? मैं बैठे इंतजार करूं तुम्हारा?
यस सर। दूसरा लास्ट केस देखो, ये है अर्थ सरफेस। क्या है? अर्थ सरफेस। ये देखिए, यहाँ रडार लगा दिया हमने, यहाँ रडार लगा दिया, मान लो रडार, ठीक है, रडार लगा दिया, रडार घूमता रहता है, RADAR। यहाँ से भी डिफरेंट डायरेक्शन में देखिए एमिट होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ऊपर हवा में मान लो कोई प्लेन आ गई, सडनली जेट या प्लेन कुछ दिखाई थी, साउंड देखो, वेव यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर आई, जैसे इको बन रही थी वैसे ही आपने वेव एमिट किया, प्लेन के पास गई, प्लेन से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। तो यहाँ जो डेल्टा न्यू बाय न्यू आएगा, टू टाइम्स ऑफ V बाय न्यू। जी मम्मी क्लास ले रहा हूँ। फोन चलाना मुझे था, और ये क्या टीचर सिखा रहे हैं? अरे पैर में नीचे से आया ना, मैं पानी लेके पानी गिर गया रास्ते में। एक ग्राम पर देखिए ना नीचे कल आ रही हो? ड्रिलिंग से होते आ रहा हूँ, राउंड मारिए तो कबूतर अभी जाना पड़ेगा। करेंगे, और जो बचा क्या क्या कर लिया था, थर्मल प्रॉपर्टी तो करनी थी। फ्लूइड का भी थोड़ा सा बचा है। हाँ तो फ्लूइड करके थर्मल वाला कर लेना, और क्या। ठीक है, थर्मल थर्मोडायनामिक्स तो करनी है। SHM हो गया था ना? अच्छा, सिर्फ नहीं हुआ था? अच्छा, सॉलिड हुआ था, ग्रेविटेशन हुआ था, ठीक है। चलो ठीक है, बता दें। चलो फिर अगले क्लास में चलते हैं। चलो बेस्ट ऑफ लक, करो, अच्छे से हो जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। टेंशन, एग्जाम जरूर देना सभी लोग, एग्जाम दिया करो, नहीं पढ़ते। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।